हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की एक न्यू सीरीज है। और इसमें जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रेडक्लिफ ब्राउन की प्रकार की अवधारणा आखिर में क्या है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। उन्हीं के जो प्रकार की अवधारणा है उसको कुछ हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ रेडक्लिफ ब्राउन की जो प्रकार की अवधारणा है सिर्फ उसी को नहीं समझेंगे, बल्कि इससे संबंधित अन्य विचारकों के भी बहुत सारे फैक्ट्स हम लोगों को आज देखने को मिलेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन के संरचनात्मक प्रकारवाद के कुछ उदाहरण। तो आखिर में जो सबसे पहली बात ये निकल के आती है कि रेडक्लिफ ब्राउन क्या ये प्रकारवादी थे? नहीं, ये कहना गलत होगा। रेडक्लिफ ब्राउन जो हैं ये प्रकारवादी न होकर संरचनात्मक प्रकारवादी थे, अर्थात स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की थ्योरी इन्होंने दी है। अब यहाँ पे रेडक्लिफ ब्राउन ने कौन कौन से एग्जाम्पल से वहाँ के संरचना में किस प्रकार से फंक्शन जो है वो काम करता था, इसको समझाने की कोशिश इन्होंने की है। तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहला जो है वो ये है कि अंडमान द्वीप समूह में अनुष्ठानिक विलाप होता था। ये क्या है? जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी, जैसे ये बहुत ही अलग सा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप लोगों को ये अपने भी जो ग्रामीण समाज है या फिर कहीं पे भी हमें अपने भारतीय समाज में भी ये सारी क्रियाकलाप देखने को मिलता है। अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि अनुष्ठानिक विलाप जो है एक सामूहिक रूप से लोग रोते हैं और अपने जो मन स्थिति होती है, अपने मनोभाव होते हैं, उसको समझाने की या लोगों को बताने की, जताने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से अंडमान द्वीप समूह में उन्होंने ऐसा देखा था कि चाहे वो मृत्यु से संबंधित कोई अगर घटना है या फिर शादी विवाह में भी आप लोग देखेंगे कि जब लड़की की शादी होती है सॉरी, या फिर विदाई के समय में आप लोग ऐसा देखने को मिलेगा कि एक जो भावनात्मक रूप से लोग विलाप करते हैं कि जो हमारी लड़की है वो दूसरे घर को जा रही है। तो इस प्रकार से एक जो जुदाई का जो फीलिंग है वो देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा था कि हम सिर्फ वहाँ के जो फंक्शन है किस प्रकार से कार्य कर रहा है, हमें सिर्फ वो समझना नहीं है, बल्कि वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे फंक्शन कर रहा है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले आखिर में रेडक्लिफ ब्राउन इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? तो ऐसा माना जाता है कि रेडक्लिफ ब्राउन के पहले के जो विचारक थे, इसके जस्ट अगर समानार्थी में देखें तो हम मालिनोव्स्की को रखेंगे। आप लोग मालिनोव्स्की को पढ़े हैं ऑलरेडी, इग्नू सीरीज़ में हम लोग इनको कंप्लीट कर चुके हैं। तो मालिनोव्स्की जस्ट रेडक्लिफ ब्राउन के समानार्थी थे, उन्हीं के समकालीन थे और इन दोनों में काफ़ी प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिली थी। मालिनोव्स्की ने क्षेत्रीय शोध विधि का एक बोलेंगे की उत्पत्ति की थी और यहीं से ये जो प्रणाली है, सिस्टम है, ये प्रारंभ हुआ था क्षेत्रीय शोध का। रेडक्लिफ ब्राउन ने इसे और ही अच्छा करने की कोशिश की है। तो उन्होंने सिर्फ, अगर मालिनोव्स्की की बात करें तो इन्होंने सिर्फ प्रकार्य पे फोकस किया था, लेकिन रेडक्लिफ ब्राउन मालिनोव्स्की से इसलिए अलग हो जाते हैं कि इन्होंने वहाँ की संरचना पे भी उतना ही ज़्यादा फोकस किया था जितना कि वहाँ के प्रकार्य पे फोकस किया था। तो इस प्रकार से पहला जो ये उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से जो वहाँ के लोग होते हैं अंडमान द्वीप समूह पे, तो जो जनजातीय समूह होती है किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं लोग, कि जो विभिन्न अनुष्ठानिक जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें ये लोग विलाप करते हैं और सामूहिक विलाप करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है टोटमवाद का अध्ययन सॉरी,
टोटमवाद के अध्ययन में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि रैडक्लिफ ब्राउन जो हैं वो एमिल डर्कहाइम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन यहाँ पे इग्नू के बुक में एक क्वेश्चन उठाया गया है कि एमिल डर्कहाइम ने ये नहीं बताने की कोशिश की कि आखिर में जो टोटम मानते थे लोग, जो भी एक जनजातीय समूह था वो जो टोटम को मानता था, टोटम क्या होता है, पूरे जनजातीय समूह का एक प्रतिनिधित्व करता है और वो अक्सर करके जो प्राकृतिक जो जीव जंतु हैं या पौधे हैं उन्हीं को माना जाता था। तो इग्नू की बुक में ये प्रश्न चिन्ह किया गया है कि आखिर में एमिल डर्कहाइम ये नहीं बता पाए कि जो टोटम माना जाता था उस समूह में, आखिर में जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उन्हीं को क्यों चूज किया जाता था। इस प्रश्न का आंसर रैडक्लिफ ब्राउन ने ढूंढने की कोशिश की थी। सॉरी। उन्होंने ऐसा माना था कि जो टोटम है, तो आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो रैडक्लिफ ब्राउन है इन्होंने मोइटी का कॉन्सेप्ट दिया है। मोइटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने माना था कि जो विभिन्न जनजातीय समूह होते हैं वो हमें दो मोइटीज़ में बटे हुए दिखते हैं। कोई भी अगर एक समाज है तो हमें उसमें दो भाग दिखाई देंगे और ये दोनों अलग अलग मोइटी के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने ऐसा कहा था कि जो ये मोइटी होते हैं ये दोनों अलग अलग जो विशेषताएं हैं उनको लेते हुए होते हैं, लेकिन उनमें कुछ कॉमन विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि रैडक्लिफ ब्राउन ने बताया है कि पहली जो मोइटी है, अगर हम इसे मोइटी फर्स्ट और इसे मोइटी सेकेंड मान लें, तो मोइटी फर्स्ट जो है इसमें बाज जो होता है वो टोटम के रूप में माना जाता है। वहीं पे जो दूसरा मोइटी है यहाँ पे कौवा जो है होता है ये यहाँ का टोटम के रूप में माना जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि जो बाज मोइटी के लोग होंगे, अगर इस बाज मोइटी की लड़की है तो उसका विवाह कौवा मोइटी के लड़के से होगी, या फिर जो कौवा मोइटी की अगर लड़की है तो उसका विवाह बाज मोइटी के लड़के से होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया था कि सॉरी, जो दो मोइटी हमें बटे हुए दिख रहे हैं बाज और कौवे के रूप में, ये दोनों में कुछ कॉमन भी विशेषताएं देखने को मिलेंगी और कुछ उनमें अंतर भी देखने को मिलता है। कॉमन ये देखने को मिलता है कि दोनों के दोनों देखा जाए तो जो एक बोलेंगे मांसाहारी टाइप के, कि ये जो होते हैं वो मांस खाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो ये बाज भी होते हैं और कौवा, दोनों हमें प्रजाति ऐसी देखने को मिलती है। तो इनमें ये समानताएं भी होती हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की आखिर में इसी टाइप की जो जानवर या पक्षी हैं उन्हीं को ये आखिर में क्यों अपने टोटम के रूप में चूज करते थे। तो रैडक्लिफ ब्राउन ने ऐसा पाया कि जो मोइटीज़ होते हैं वहाँ पे जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें ये जो प्राकृतिक जीव जंतु हैं उनको काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली रूप में दिखाया गया है और वो ऐसा माना जाता था कि वो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए टोटम में इन्होंने प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं या फिर जानवर हैं, पौधे हैं, उसको इन्होंने अपना टोटम चुना था। तो इस प्रकार से रैडक्लिफ ब्राउन ने डर्कहाइम का जो क्वेश्चन अधूरा रह गया था उसको पूरा करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे एक बात और टोटम से संबंधित रैडक्लिफ ब्राउन बताते हैं। वो कहते हैं कि जो मोइटीज़ होते हैं उनमें अलग अलग मोइटीज़ जैसे दो हैं, तो इनमें एक प्रतिस्पर्धात्मक जो हमें भावना देखने को मिलती है वो भी होती है कि दोनों में प्रतिस्पर्धा भी बनी रहती है। लेकिन जब एक वक्त आता है, क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है कि चूँकि दोनों अलग अलग टोटम से संबंधित होते हैं तो दोनों में एक प्रतिस्पर्धात्मक भावना देखने को मिलती है। लेकिन चूँकि एक मोइटी की जो लड़की है या लड़का है उसका विवाह दूसरे मोइटी से हो जाता है, तो इसलिए एक ऐसा रिश्ता बन जाता है दोनों मोइटीज़ के बीच में कि दोनों में एक जो हमें देखने को ये मिलेगा कि सहयोग की भावना भी देखने को मिलती है।
अब यहाँ पे हम लोग अगला देख लेते हैं कि आदिम समाजों में नातेदारी भी वो देखते हैं। यहाँ पे इनको संरचनात्मक प्रकार्यवाद में ये देखने को मिलेगा कि जो आदिम समाज है इसमें नातेदारी की व्यवस्था आखिर में कैसी देखने को मिलती है। तो रेडक्लिफ ब्राउन ये बताते हैं कि जो आदिम समाज है इसमें जैसे कि मौसी है, मौसी को माँ का दर्जा दिया जाता है, तो ये हमारे समाज में भी ऐसा देखने को मिलता है। वहीं पे जो मामा होते हैं वो हमारे एक बोलेंगे कि फीमेल फादर का रोल अदा करते हैं। तो जो हमारे मामा होते हैं उनको फीमेल फादर कहते हैं। वहीं पे अगर बुआ की बात करें तो बुआ जो होती है वो हमारी मेल मदर कहलाती है। सॉरी, मैं इसको उल्टा बोल दी। फीमेल फादर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये बुआ को दिया जाता है। समटाइम्स मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसके लिए सॉरी। जो फीमेल फादर है अर्थात पिता का स्थान लेती हैं लेकिन वो महिला होती है तो वो हमारी बुआ होती हैं। वहीं पे मेल मदर का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे मामा के लिए होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि उन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन ने ये बताया था कि जो आदिम समाज है इसमें नातेदारी की भी जो संरचना हमें देखने को मिलती है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं बनी हुई है, बल्कि प्रत्येक जो नातेदारी है या जो संबंध है व्यक्ति का उसका कुछ न कुछ अर्थ निहित होता है। अब यहाँ पे इन्होंने जो आदिम समाजों में नातेदारी है इसमें इन्होंने 3 पार्ट बताए हैं। पहला, सहोदर समूह की एकता। तो इसमें जो होते हैं वो जो बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनको एक ग्रुप में मान लिया जाता है और जो बाहरी लोग होते हैं उनको ये एक समूह मानते हैं। वहीं पे वंश परंपरा समूह की एकता की बात करती है। तो जो अगर मातृसत्तात्मक वंश की बात करें या पितृसत्तात्मक वंश की बात करें उनमें जो होती है वो हमें समूह की एकता देखने को मिलती है। और जो हम ये कह सकते हैं कि बाहर के लोग होते हैं एक वंश के लोग को एक समूह के रूप में मानते हैं। तीसरा, इन्होंने पीढ़ी सिद्धांत की बात की है। तो पीढ़ी सिद्धांत में क्या होता है कि इन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन ने ये कहा है कि जैसे 2 पीढ़ियों की बात करें कि जैसे अगर मान लेते हैं कि मैं हूँ और मेरा बच्चा है तो मैं अपने बच्चे को एक अनुशासित तरीके से जीवन जीने की विधि बताऊंगी। लेकिन अगर हमारे पहले की पीढ़ी अगर देख लें, जैसे हमारे अगर सास ससुर मान लें तो वो क्या करेंगे, वो अपने पोते के साथ एक प्रेम पूर्ण संबंध बनाते हैं। उनमें अनुशासन माँ और पिता दिखा सकते हैं लेकिन जो दादा और पोते के बीच या नाना और नाती पोते के बीच में ये सब संबंध देखने को मिलते हैं, इनमें काफ़ी प्रेम पूर्ण संबंध देखने को मिलता है। तो इन्होंने बताया है इसी पीढ़ी सिद्धांत में कि जो हमारी 2 पीढ़ियाँ होती हैं, एक सटी हुई पीढ़ी, जैसे अगर मान लेते हैं कि एक दादा दादी का पीढ़ी है, फिर माँ पिता का पीढ़ी है। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा इरेज करती हूँ फिर मैं अच्छे से समझाती हूँ। अगर मान लेते हैं एक पीढ़ी हमने मान लिया कि दादा दादी का है, फिर माँ पिता का हम मान लेते हैं दूसरी पीढ़ी है, और तीसरी पीढ़ी जो हमें देखने को मिलेगी वो है पोता या फिर पोती की। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि माँ पिता का जो बच्चे से अपने, चूँकि ये जो है ये बच्चा का है, इसके लिए तो ये बच्चा ही है। तो माँ पिता का जो बच्चे से संबंध होता है वो एक अनुशासित पूर्ण होता है, लेकिन वही दादा का अगर रिश्ता देखा जाए तो वो एक बोलेंगे कि काफ़ी प्रेम पूर्ण संबंध माना जाता है। और ऐसा मानता है कि वो माना जाता है कि जो दादा दादी होते हैं वो पोते पोती को बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को देखने को मिलेगा सूर्यवंशम, यदि मूवी आप लोगों ने देखी होगी सूर्यवंशम।
जो सूर्यवंशम मूवी है उसमें आप लोग देखेंगे अमिताभ बच्चन ने पिता का भी रोल निभाया है और दादा का भी रोल निभाया है। तो पिता जो है वो तो अपने बच्चे को अच्छे से अनुशासित तरीके से कैसे रहना चाहिए, बड़ों से कैसे व्यवहार करना चाहिए वो बताते हैं। लेकिन जो दादा हैं वो पोते को आप लोग देखेंगे कि पोता भी ऐसा माना जाता है कि दादा का स्थान ले लेता है। तो इस मूवी में बहुत ही अच्छे से ये एग्जाम्पल को दिखाया गया है। अब ऐसा माना गया है कि इस जो पीढ़ी सिद्धांत है इसमें दो तरीके के संबंध भी पाए जाते हैं। एक है परिहास का संबंध और दूसरा है परिहार का संबंध। परिहास का संबंध जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जोकिंग रिलेशनशिप। मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। जो परिहास का होता है उसको कहते हैं जोकिंग रिलेशनशिप। परिहार का जो होता है वो अवॉइडेंस का होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि परिहास में जैसे कि हंसी मजाक का जो रिश्ता होता है उसको परिहास का संबंध कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो देवर भाभी का रिश्ता होता है या फिर जीजा साली का रिश्ता होता है, या बहुत ऐसे समाज देखने को मिलते हैं जो आदिम समाज हैं, उनमें जो दादी होती है पोते का संबंध होता है या फिर दादा और पोती के बीच में जो संबंध होता है वो जोकिंग रिलेशनशिप में माना जाता है। वहीं पे परिहार का संबंध होता है तो ये अवॉइडेंस का रिलेशन कहलाता है। जैसे कि हम जेठ और बहू की बात कर लें तो या फिर ससुर और बहू की बात कर लें तो लोग इन रिश्तों में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, एक दूसरे के सामने आते नहीं हैं, बहुत ही खुल के हंसी मजाक नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक रेड क्लिफ ब्राउन का ही कथन है उससे मैं समझाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे रेड क्लिफ ब्राउन ने कहा है कि एक बार मैंने ऑस्ट्रेलिया के एक आदिम व्यक्ति से पूछा कि तुम अपनी सास से इतनी दूरी क्यों रखते हो, तो उसका उत्तर था कि वह दुनिया में मेरी सबसे अच्छी मित्र हैं जिसने मुझे मेरी पत्नी दी है। इस तरह दामाद तथा सास ससुर के बीच आपसी सम्मान का संबंध एक प्रकार के मित्रता का ही द्योतक होता है। इसी वजह से विरोधी हितों की टकराहट से पैदा होने वाले संघर्ष जो हैं वो टल जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से रेड क्लिफ ब्राउन ने सिर्फ रिश्तों को समझने की कोशिश नहीं की है बल्कि उस रिश्ते की संरचना किस प्रकार से बन रही है और वो किस प्रकार से संरचना जो है वो फंक्शन करती है उसको रेड क्लिफ ब्राउन बहुत ही बारीकी से समझते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक फैक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जुनूद करके एक विचारक हैं, इन्होंने मोजाम्बिक की थोंगा जनजाति का अध्ययन किया है। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि जो इग्नू के कंटेंट होते हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने एक और बात कही है, इन्होंने कहा है कि आदिम समाजों में जो मामा की भूमिका होती है, सॉरी यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा ध्यान से, मिस टाइपिंग हो गया है। आदिम समाजों में मामा की भूमिका, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आदिम समाज होता है उसमें मामा की भूमिका जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। मामा और भांजे का जो रिलेशन होता है वो इतना ज़्यादा घनिष्ठ देखने को मिलता है कि जो भांजा होता है उसके लिए ऐसा होता है कि मामा कुछ भी करने को तैयार होता है। हालांकि ये हमारे भी समाज में देखा जाता है कि जो मामा और भांजे का रिलेशन होता है वो काफ़ी सौहार्दपूर्ण या प्रेमपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पे आदिम समाजों में मामा की भूमिका में रेड क्लिफ ब्राउन यहाँ तक कहते हैं कि जो मामा होता है उसको हम लोग मेल मदर कहते हैं, मेल मदर कहते हैं। तो यहाँ तक होता है कि माँ के स्थान मामा को भी माना जाता है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं वो आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। पूर्वी अफ्रीका में बथोंगा जनजाति पाई जाती है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि विभिन्न जो परीक्षाओं में इस तरीके से मैच करने के लिए पूछ दिया जाता है।
तो पूर्वी अफ्रीका में बथोंगा जनजाति पाई जाती है, वहीं पे दक्षिण अफ्रीका में नामाहुतेंतु जनजाति पाई जाती है। टोंगा जो है वहाँ पे फ्रेंडली जो द्वीपवासी हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। तो टोंगा जो है वो फ्रेंडली द्वीपवासी हैं। अब यहाँ पे रेडक्लिफ ब्राउन का एक और कथन है कि यह मानना गलत है कि समाज की प्रथाओं को उन अन्य प्रथाओं पर ध्यान दिए बिना समझा जा सकता है जिनके साथ वे जुड़ी हुई हैं। तो ये कथन रेडक्लिफ ब्राउन का है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसने कहा है कि यह मानना गलत है कि समाज की उन प्रथाओं को उन अन्य प्रथाओं पर ध्यान दिए बिना समझा जा सकता है जिनके साथ वो जुड़ी हुई हैं। तो रेडक्लिफ ब्राउन का ये कहना है कि अगर हमें किसी भी प्रथा को समझना है तो उससे जुड़ी हुई जो अन्य प्रथाएं हैं मुझे उन्हें भी समझना उतना ही ज़्यादा आवश्यक है। उन्होंने मामा और भांजे के रिश्ते के साथ जुड़े एक अन्य स्नेहपूर्ण संबंध का उल्लेख किया है। उनका कहना है अक्सर जहां एक और मामा भांजे का संबंध अनौपचारिक और स्वच्छंद होता है तो दूसरी ओर पिता के बहन यानी बुआ के प्रति विशेष सम्मान और आज्ञा पालन का दायित्व होता है। बुआ भतीजे या भतीजी का बड़ा पुनीत संबंध होता है। बुआ के कथन को कानून की तरह माना जाता है और उनके प्रति अनादर का यदि भाव है तो वह अपराध की तरह माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मामा और भांजे का रिश्ता किस प्रकार का होता है और बुआ और भतीजे और भतीजी का रिश्ता किस प्रकार से देखने को मिलता है। रेडक्लिफ ब्राउन का एक और कथन हम लोग समझेंगे यहाँ पे। इन्होंने कहा है कि आदिम समाज में व्यक्ति विशेष को उस समूह के माध्यम से पहचानने की प्रवृत्ति होती है। नातेदारी के संदर्भ में इसका परिणाम है कि मूलतः जो आचरण समूह के किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के प्रति किया जाता है वही समूचे समूह के प्रति किया जाने लगता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो नातेदारी का हमें स्वरूप देखने को मिलता है तो अगर किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के प्रति किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है तो पूरे जो समूह होते हैं उसमें भी उसी प्रकार का व्यवहार देखने को मिलता है। यहाँ पे मेलिनोव्स्की का एक कथन है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कथन है क्योंकि ऐसा होता है कि इसी टाइप के जो कथन होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। मेलिनोव्स्की ने लिखा है कि मुझे आज भी विकास की प्रक्रिया और योजनाबद्ध विकास में विश्वास है। मैं यह समझता हूँ कि विकास संबंधी प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें उन तथ्यों और संस्थाओं के अनुभव आश्रित अध्ययन का सहारा लेना होगा जिनके अतीत के विकास का पुनर्निर्माण करने की हमारी इच्छा है। ये कथन आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, ये कथन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस प्रकार से नेट का जो एक पैटर्न है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का, हो सकता है कि आगामी परीक्षा में इस टाइप का ये कथन जो है वो पूछ दिया जाए और ये कथन मेलिनोव्स्की का है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और फैक्ट्स देख लेंगे। चूँकि ये इग्नू की बुक में दिया गया है तो मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। रेमंड फर्थ की बुक मैन एंड कल्चर, ये 1957 में प्रकाशित हुई थी और ये बुक अपने आप में इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जो मैन एंड कल्चर बुक है ये रेमंड फर्थ ने मेलिनोव्स्की से प्रभावित होकर बुक लिखी थी और इस बुक में विभिन्न विचारकों जैसे कि टैलकट पार्सन्स की बात करें या फिर लेवी स्ट्रॉस हैं और भी बहुत सारे ऐसे विचारक हैं जिनके कथन को इस बुक में लिखा गया है। तो यहाँ पे मेलिनोव्स्की से संबंधित काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि रेमंड फर्थ ने मैन एंड कल्चर में लिखी है। रेमंड फर्थ की एक और बुक है वी द टिकोपिया, ये बुक 1936 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ रेमंड फर्थ की बुक
कि हम लोग जब बुक का इमेज देखते हैं तो हमारे माइंड में छप जाता है, इसलिए मुझे लगा कि इसको हम लोगों को देखना चाहिए। रेमंड फर्थ की बुक है मैन एंड कल्चर, जो कि आप लोग हेडिंग से ही समझ सकते हैं, एन इवोल्यूशन ऑफ द वर्क ऑफ ब्रोनिस्ला मालिनोव्स्की। तो ये जो बुक है ये रेमंड फर्थ के द्वारा लिखी गई है। वहीं पे इनकी दूसरी बुक वी द टिकोपिया द किनशिप ऑफ प्रिमिटिव पॉलिनेशिया बाय रेमंड फर्थ। तो आप लोग ये समझ सकते हैं, इस बुक में एक फैक्ट और मिल रहा है कि ये पॉलिनेशिया के ऊपर ये बुक लिखी गई है, वी द टिकोपिया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एक मिनट, हाँ, शपीरा करके हैं, इन्होंने बुक लिखी है मेरिड लाइफ इन एन अफ्रीकन ट्राइब, जो कि 1940 में प्रकाशित हुई थी। और ये बुक मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, शपीरा करके, आइजैक शपीरा, इन्होंने लिखा है मैरिड लाइफ इन एन अफ्रीकन ट्राइब। तो यह आप लोग बुक ज़रूर ध्यान रखिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम इमेज देखते हैं तो हमें राइटर का नाम और बुक का नाम भी इजीली याद हो जाता है। अब यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि आद्रे आई रिचर्ड्स, इन्होंने उत्तरी रोडेशिया की बेम्बा जनजाति के आर्थिक कार्यकलापों का विवरण देते हुए भरण पोषण अथवा आजीविका प्रदान करने वाले प्रकारों का वर्णन किया है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिल रहा है। यहाँ पे D.N. मजूमदार की बात करें तो D.N. मजूमदार, अगर जब बात मालिनोव्स्की के कार्यों की आती है, आप लोगों को पता है कि क्षेत्रीय शोध का उन्होंने शुभारंभ किया था, तो D.N. मजूमदार जो हैं वो भी उनसे अलग नहीं, अछूते नहीं रहे। इन्होंने जो अपना डीप फिल किया था तो इन्होंने T.C. हॉटसन के अंडर में अपना जो डी फिल है वो किया था, और इसी जो इन्होंने शोध कार्य किया था उसी को इस बुक ट्राइब इन ट्रांजिशन स्टडी इन कल्चर पैटर्न्स, जो कि 1937 में प्रकाशित हुई थी, इस बुक को उन्होंने लिखा था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को, अब अगर जब बात हमारे भारतीय विचारक की हो रही है तो इनसे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट हम लोग बुक्स भी देख लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये बुक है अ ट्राइब इन ट्रांजिशन स्टडी इन कल्चर पैटर्न। यहाँ पे इनसे संबंधित कुछ और भी बुक्स हैं जिसको आप लोग शायद जानते भी हों और नहीं भी जानते हों, लेकिन हम लोग उसको एक बार डिस्कस करेंगे। इनकी सबसे महत्वपूर्ण बुक जो है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जो कि इन्होंने T.N. मदान के साथ मिलके लिखी थी, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछी गई है। एक अन्य इनकी महत्वपूर्ण बुक है रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बहुत ही ये महत्वपूर्ण बुक हमें मिली जो है हिमालयन पॉलीएंड्री, तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये भी D.N. मजूमदार के द्वारा बुक लिखी गई है। एक बुक और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी फोक कल्चर सीरीज़ के, उससे स्नोबॉल्स ऑफ गढ़वाल। तो यहाँ पे आप लोगों को ये भी फैक्ट्स मिल रहा है कि गढ़वाल पे किसने काम किया है, तो स्नोबॉल्स ऑफ गढ़वाल ये बुक है D.N. मजूमदार की। एक बुक आप लोगों को और देखने को मिलेगी कि प्रोग्रेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया, जो कि 1911 से लेकर और 1946 के बीच में किस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में इंडिया ने प्रोग्रेस किया है। तो ये D.N. मजूमदार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण किताबें थीं जो कि उम्मीद है कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इवांस प्रिचर्ड, इन्होंने सिरेनाइका के सानुसी और नूअर जो जनजाति हैं उसका अध्ययन किया था। तो नूअर के बारे में तो आप लोगों को पता है, लेकिन इग्नू के बुक में आप लोगों को एक और फैक्ट्स है जो है सानुसी। तो सानुसी पे भी इन्होंने अध्ययन किया था, और ये कहाँ से संबंधित है, ये हैं सिरेनाइका से संबंधित। अब यहाँ पे इनकी दो पुस्तकें हैं, द नूअर, जो कि आप लोगों को पता है, ये बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा गया है, एक इम्पॉर्टेंट बुक है, तो द नूअर इन्होंने लिखी है। दूसरी बुक इनकी इम्पॉर्टेंट है द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द अनुवाक, तो यहाँ पे आप लोग इनकी दूसरी बुक भी दे सकते हैं, इवांस प्रिचर्ड की द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द अनुवाक ऑफ द
एंग्लो इजिप्टियन सूडान। तो इन्होंने जो सूडान है, एंग्लो इजिप्टियन सूडान जो थे उनका इन्होंने अध्ययन किया था, किसका? पॉलिटिकल सिस्टम का। यहाँ पे एक और विचारक हैं फोर्टिस करके, इन्होंने तालेंसी समुदाय का अध्ययन किया था। तो ये सब अपने आप में छोटे छोटे फैक्ट हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो रेडक्लिफ ब्राउन से संबंधित जो संरचनात्मक प्रकार्यवाद की अवधारणा में इन्होंने किस प्रकार से उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, उसको आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज जो इसी लेक्चर से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे वो भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आते हैं हमारे, तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।